समझ में आया? थोड़ा बहुत आया होगा, है ना? ठीक है। देखो कल हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा था और मैं जल्दी से बस समअप कर देता हूं 5 मिनट में। हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेस टू टाइप्स के पढ़े थे और इलेक्ट्रॉन मॉडल का हमने लिया था कॉन्सेप्ट और ये बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, right? For example, if I touch this table, it is having some electrons, but I do not feel shock. Why? If you touch a iron rod, it is having free electrons, you does not feel a shock. Why? है ना? You have to remember an atom as a whole is electrically neutral. है इलेक्ट्रॉन सबके पास है, ये मत कहिए कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहिए कि सर इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कल हमने ये पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि दो तरह के चार्ज है, तो दो तरह के फोर्स थे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फिर हमने एक लाइन और पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड, है ना, और अनलाइक अट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन मॉडल जब हम पढ़ रहे थे तो बस आपको दिमाग में ये वाली बात याद रखने के लिए बोला गया था कि कोई भी मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम्स, एटम इज हैविंग a nucleus and nucleus is having some protons and neutrons and atom around the nucleus electrons revolves, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, फिर इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए थे। इसमें कोई ज्यादा खास नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन्स थे। उसके बाद आप लोगों को मैंने कुछ बताया कि इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना? ये आप लोगों ने बेसिक भी पढ़ा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि साइज भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, साइज ऑफ एटम 1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है, याद रखो। केवल एक छोटा सा वर्ड है, 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, तो ये 10⁻⁻14 है, 15 है, ऐसे नहीं, फर्मी मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम और फर्मी मीटर, एफएम, है ना, स्मॉल एफएम। अच्छा, आप लोगों ने 9th में ये पढ़ा है कि एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, किलो, मेगा, किलो, हेक्टो, छोड़ो हेक्टो को, मिली, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, हाँ, या एटो। इसको छोड़ दो, एटो एक्सो को, एक्सा और एटो को छोड़ दो इनको। 10⁻⁻18 है, 3 के मल्टीपल्स के हैं। 10⁻+3 +6 +9 +12 +15 और 18, इसको छोड़ दो चाहो तो, ठीक है? इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे। और -18, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ये याद रहने चाहिए हम सभी को। ये हमको फायदा देते हैं बीच बीच में। अच्छा, ये हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस में लगा सकते हैं, टाइम में लगा सकते हैं, सब जगह हम इन पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। 1 पीटा सेकेंड, टेरा सेकेंड, गीगा सेकेंड, गीगा बाइट्स, टेरा बाइट्स। पर एंगस्ट्रॉम केवल लेंथ के साथ ही लगता है। ये एंगस्ट्रॉम का एक एक्सेप्शन है कि 1 एंगस्ट्रॉम -10 मीटर्स ओनली, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है? एंगस्ट्रॉम हमेशा लेंथ की ही यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस और किसी की यूनिट नहीं है। सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन से लेना देना नहीं है, तो एटम होल न्यूट्रल हो गया, लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। साइज पता लग गया न्यूक्लियस का और एटम का साइज पता लग गया, फर्मी, मीटर और एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हम लोगों को एक बात और छोटा सा पॉइंट पढ़ा था कि चार्ज पढ़ा था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पे होता नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और आएगा, मैं उसको अलग से लिख देता हूं, चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। इसको बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कहते हैं। बेटे
ये 100 बार पढ़ाया मैंने बच्चों, बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार, याद ही नहीं हो रहा पेपर में कि न्यू अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, मास कितना है। और अक्सर फिजिक्स की क्वेश्चन में टपका देगा वो बोलेगा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है या चार जो भी है, वो कुछ ऐसा कुछ देगा नहीं। वो बोलेगा कि एक अल्फा पार्टिकल दिया, उसको फेंका गया, किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका, स्पीड दे दी, ये बताओ कि कितना फोर्स लगेगा। तो वो अल्फा पार्टिकल देगा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बच्चों को याद रहते हैं, न्यूट्रॉन भी याद रहता है, अल्फा पार्टिकल भूल जाते हैं। तो हमें अल्फा पार्टिकल को याद कैसे रखना है? इट इज अ बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये याद करने का ट्रिक है, बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। चार्ज और इसका मास। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कितने कितने थे, जल्दी जल्दी बताइए। 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम माइनस का, प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 0 है ना, चार्ज हो गए। उसके बाद मास की भी स्टडी करेंगे। अच्छा, चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है? बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, इसका मतलब क्या है? ऊपर का नहीं दिख रहा बच्चों को, लाइव वाले बच्चों को। हाँ, नहीं, अच्छा अब पीछे हो जाएगी। हाँ, क्योंकि बेटे पूरी साल इसको चलाया ना, तो आदत पड़ चुकी है अब। चलो ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा समय खराब होगा नहीं तो। अब ठीक है, 25 20-15 मिनट रह गए हैं। बेयर माने पता क्या होता है? हीलियम एटम के ऊपर आपने हथौड़ा मारा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, और 2 ही इसके पास क्या है? पक्की बात है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। बच्चों को याद ही नहीं हो रहा कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है। कितना होगा बेटा? 2E plus 2E, that's it. They are forgetting many times, they do not know what is charge on alpha particle, so always remember plus 2E. Alpha particle is nothing but a helium atom. bare nucleus का मतलब क्या है? केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस रह गया। ये प्रोफेसर एच सी वर्मा ने बताया है अपनी किताब में कि वो बेयर न्यूक्लियस होता है हीलियम एटम का। तो अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो He++ कह लो, बस इसे खत्म, अभी अल्फा पार्टिकल हो गया। समझ गए सभी? हाँ, He++ कह सकता हूं ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो। अच्छा, मास कितना होगा अल्फा पार्टिकल पर? कौन बताएगा? टोटल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। चार गुना कह लो प्रोटॉन का। कल बताया था ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, 1.672 और 1.675, बस तीसरे डेसिमल पे फर्क है। तो आप बेटे को याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है ना, वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना है और चार्ज 2 गुना है। भूल जाओ तो बस याद रखो कि बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है, यानी He++ है। और He++ से मुझे याद हो जाएगा कि 4 गुना है प्रोटॉन के मास का, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास बराबर ही होता है लगभग। तो मैं यहां लिख रहा हूं मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। हम्म हाँ, अरे वो पता है बच्चे ये कहते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, कि कुछ बच्चे तो सिंक हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं हो पाते। सिलेबस इतना वास्ट है फिजिक्स का, अगर पूरी तरीके से पढ़ाऊँ ना तो पूरा टाइम चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इतना काम करना, बस एक हल्का छोटा सा, कि एक दिन पहले जो पढ़ाया जाए ना, आज पढ़ाया जाए, इसको घर जाके 5 मिनट पढ़ लेना, बस 15 मिनट, 15 मिनट लास्ट रिवाइज कर लेना जो पढ़ा।
और बेटा अगर हो सके तो आप बुक की रीडिंग लगा लो। जब आप नेक्स्ट डे आओगे ना तो आप फिर ऐसे करोगे कि सर बिल्कुल जल्दी जल्दी चलिए, मतलब स्लो मत करिए स्पीड को। और जो बच्चे थोड़ा घर से पढ़ के नहीं आएंगे ना तो वो सिंक नहीं हो पाएंगे, वो उनको बहुत फास्ट नजर आएगा। अभी आप थोड़ा सा पढ़ के भी चलते रहना मेरे साथ। मैं ही पढ़ाता ही बेटा क्या करूं, मेरे को ऐसे ही पसंद है पढ़ना भी और थोड़ा सा इसको पढ़ाना भी। लेकिन चिंता मत करिए, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये तो बेसिक था इसलिए फास्ट चल रहे हैं, बहुत बेसिक है ये इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है। कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो बहुत स्लो चलेंगे। लैब होगी, एक एक एक्सपेरिमेंट तीन तीन चार चार बार होगा। अगर कोई कंसेप्ट होगा तो वो भी तीन तीन चार चार बार रिपीट होगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। और जो मुझे लगेगा वो बेसिक है उसको थोड़ा ऐसे ही चलाएंगे तेजी से। हो गया? दोबारा समझो, देखो बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज बराबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। न्यूट्रल हो गया एटम। 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हीलियम का एक आता है, तो हीलियम वो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, एक अल्फा पार्टिकल। एक्चुअली देखो बेटे क्या हुआ था, मैं आपको समझा दूं, याद कैसे होगा। ये अल्फा हीलियम से जुड़ा हुआ है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, ये जस्ट हाइड्रोजन के बाद ही आता है। तो जब ये डिस्कवरी वगैरह चल रही थी ना एटम्स वगैरह की, एलिमेंट्स की, तो आप सबसे सोचिए सबसे पहले हाइड्रोजन का बारे में पता लगा तो हमने हाइड्रोजन को एवोगैड्रो में यूज करते थे। फिर बाद में कार्बन को लेकर के आए कि किसी एटम का मास हाइड्रोजन के मास का 4 गुना के 10 गुना ऐसे लेते थे ना, मैंने हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते थे। तो जब ये स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ना, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो वहां अल्फा पार्टिकल एक पत्थर की तरह काम में आता था, ये समझिए। अल्फा पार्टिकल लो, पार्टिकल एक्सीलेटर में रखो और किसी मेटल पे स्ट्राइक करवाओ, देखो फिर क्या होता है। वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, है ना। कोई और सब्सटेंस जैसे सम सब्सटेंसेस बीइंग कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, तो कैसे कन्वर्ट होगा? आपने हीलियम का एटम लिया और हीलियम के एटम को बम्बार्ड करवाया किसी एटम पे, कोलाइड करवाया, तो अल्फा पार्टिकल जो था ना, ये हीलियम जो एटम था ये बड़ा कॉमन था उस समय, तो इसको बोल दिया अल्फा पार्टिकल बोल दिया इसको। ये है बस। हाँ, हीलियम एटम ही अल्फा पार्टिकल है। बस इतना फर्क है कि हीलियम एटम को चार्ज कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो उसके, बन जाएगा। अगर हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो मैं इसको He++ लिख सकता हूं, तो इस पे चार्ज भी दुगना इलेक्ट्रॉन के बराबर +2 लिख दिया। मैंने कहा मास कितना है, तो आपने कहा सर हीलियम का एटम है, चार्ज ही तो निकाला है, उसका पेट जो है न्यूक्लियस, उसमें तो कोई इसमें गड़बड़ी नहीं की है। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे। मैंने कहा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वजन बराबर है, तो आपने कहा कि जब बराबर ही तो एक काम करो, न्यूट्रॉन को हटाओ, केवल प्रोटॉन प्रोटॉन को चलाओ, ये कह दो 4 गुना है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो सिंपल है। ठीक है। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है। और ये तो वैसे ही चलेंगे, या तो आपको याद होगा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, बस यहाँ तक है ना, 10 की पावर -15। और जो लगाना है इसके आगे लीटर, किलो, मतलब मीटर, सेकंड, जो भी आप लगा सकते हैं। और एंगस्ट्रॉम केवल मीटर की यूनिट है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटा सा टॉपिक भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और भी बुक डिस्कस करती हैं,
कि भाई मटेरियल को शुरुआत में ही समझा दीजिए बच्चों को कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर्स। एक सेमीकंडक्टर भी होता है। अच्छा, आप लास्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, लेकिन क्योंकि कहा गया है कि शुरू में समझा दीजिए कैसे होते हैं, तो हम लोग थोड़ा समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स देखिए, अब ये टॉपिक भी कुछ खास समझाने लायक नहीं है। कंडक्टर्स, वे सब्सटेंस, the material that allows the materials through which electrons can easily flow, through which electrons can easily flow, or the substance which are having free electrons on their outermost orbit. Likewise, there are insulators and एक इंटरमीडिएट इनके बीच में आता है, सेमीकंडक्टर्स है ना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टिविटी जो सेमी अर्धचालक, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। शॉर्ट में ही चल रहे हैं बेटा हम। कंडक्टर सुचालक है ना, कुचालक, अर्धचालक। आधा चालक है, पार्शियली करंट को कंडक्ट करेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, थोड़ा सा करंट मिला, बेकार का है, काम का नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ना। कार्बन भी फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है, पर वो नहीं आता। हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा सेमीकंडक्टर ही पढ़ेंगे। कंडक्टर के ह्यूमन बीइंग है, मरकरी है, और क्या है ना, मेटल्स हैं सभी कंडक्टिंग, जैसे आयरन है, गोल्ड है वगैरह वगैरह, और कॉपर है, एटसेट्रा। और ह्यूमन बीइंग भी लिख लेना, हम भी कंडक्टर्स में आते हैं, तभी तो हमसे करंट इजीली फ्लो हो जाता है। अच्छा, सेमीकंडक्टर बेसिकली दो ही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे हम पढ़ेंगे गैलियम आर्सेनाइड, रेडियम फॉस्फाइड, और दुनिया भर के हैं जो एलईडी वगैरह बनाने के काम में आते हैं। इंसुलेटर जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, वुड है, ड्राई वुड, ड्राई प्लास्टिक, पीवीसी कह लो, है ना, रबर, बेकेलाइट, पोर्सिलेन। ये नए नाम याद रखना, ये तो ऐसे आपने 10th में पढ़े होंगे, बेकेलाइट, पोर्सिलेन, मीका। हाँ, और बस इतना ही, खत्म, बाद में करेंगे इसको। ये चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो है। हाँ, पोर्सिलेन है, बेकेलाइट है। जैसे आपके जो बिजली के खंभों पर जो तार जा रहे हैं, उन पे देखा होगा चीनी मिट्टी का सा लगा रहता है जिसपे तार बंधे रहते हैं। जैसे ये तार जा रहे हैं ना, वो इसको डायरेक्ट तो लोहे के पोल पे बांध नहीं सकते, तो बेकेलाइट के बने होते हैं। इंसुलेटर है, बिल्कुल करंट को कंडक्ट करेगा ही नहीं। अरे आपने देखा नहीं, आपने इलेक्ट्रिक पोल देखे हैं, उसके ऊपर तार जा रहे हैं, क्या तार को डायरेक्ट पोल से बांधेंगे लोहे के? नहीं ना, वो छू जाएगा तो करंट आएगा। तो उसको किस पे हैंग करते हैं कभी देखना, एक ऐसा गोल गोल पुली जैसा बना होता है, उस पुली पे तार रखे होते हैं, देखना कभी, पुली पे रखे हुए, वो पुली बेकेलाइट की बनी होती है। इन मटेरियल्स के ये इंसुलेटर्स हैं। तो अभी शुरुआत में इसलिए बताना है कि भाई बच्चों को बाद में काम पड़ेगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वैक्स रह गया है ना, वैक्स भी लिख लेना, ये भी एक इंसुलेटर है। वैक्स है, ऑयल है, ऑयल का मुझे कंफर्म नहीं कि वो, हाँ, बेलामाइन, मेलामाइन, आई थिंक इंसुलेटर में ही आता है मेलामाइन। केमिकल तो नहीं है बता रहे आपको, मुझे ध्यान नहीं है मेलामाइन का। अच्छा, अब ये तो 10th में पढ़ा था आप लोगों ने कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ऐसे समझाए हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का झंझट है सारा, इसके पास है, इसके पास है ही नहीं, और इसके पास तो बहुत कम है। इसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है। लेकिन अब हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग एक एनर्जी बैंड गैप के रूप में समझेंगे, जिसको भी मैं लास्ट के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर क्योंकि किताब ने कहा है तो हम अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो क्योंकि आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो आप फिर अटक जाएंगे अगर वहां ये पॉइंट आ गया तो। देखिए, एनर्जी बैंड गैप क्या है? कुछ नहीं है, दूरी के साथ एनर्जी के दो बैंड बना दिए हैं इन्होंने। एक का नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, एक का नाम दे दिया वैलेंस बैंड। एक्चुअली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना एटम्स के पास, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये पेन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कह दिया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना,
उनके पास कुछ एनर्जी है। और जो फ्री नहीं है, जो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस ने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना, मेरे पास ही चारों तरफ ही घूमते रहो। जैसे जो पहली वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच है, वो कहीं नहीं जा सकते। न्यूट्रन से न्यूक्लियस का बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है। मान लो आपके पास कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम है, उसके 12 प्रोटॉन है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 की 12 न्यूक्लियस प्रोटॉन मिल करके उन 2 इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं जाने देंगे। वो टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस है या नहीं, बताएं, है ना। उससे ऊपर वाले जो 8 हैं, बोले थोड़ा बहुत ही फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, है ना, उनको वो जाना चाहते हैं, है ना, लेकिन न्यूक्लियस मना कर रहा है, न्यूक्लियस जाने नहीं देगा उनको। आप थोड़ी हीट कर दोगे, आप ऊपर से एनर्जी दोगे, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन भागे, नहीं भाग पाएंगे, और ऊपर वाली शेल में चलते चले जाइए, ऊपर वाली शेल में जाते चले जाइए, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, वो न्यूक्लियस का क्या उन पे प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो मुक्त है एकदम, वो तो भागना शुरू कर देंगे। उनके पास दे आर बाइकर्स एंड दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम 1 एटम 2 एटम 3 एटम, वो पूरे सरफेस में भागेंगे, वो फ्री है ना, वो फ्री है ना। तो कुछ ऐसे समझिए ना कि जैसे ये एक एटम है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ये तो बहुत नजदीक है, टाइटली बाउंड, ये थोड़ा कम बाउंड है, ये तो लूजली बाउंड होगा, और ये तो बहुत लूजली बाउंड है, इनकी न्यूक्लियस से दूरी बहुत ज्यादा हो गई, इन पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, न्यूक्लियस नहीं लगा पाएगा ना कोई फोर्स। The electrons very close to the nucleus are very tightly bound, they cannot move. The electrons far away from the nucleus are loosely bound with the atom nucleus, they can freely move from one atom to another atom, और जब वो फ्री हैं तो उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही रीजन है कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो सारे टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, हमें उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहा है कि भाई इनको यहाँ से इसको देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी दी तो भाग गया यहाँ से, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी तब ये भागेगा, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर ये उठ के यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, कूदेंगे, बहुत एनर्जी चाहिए। और इन वालों को तो बिल्कुल ये समझ लो असंभव है, तुम तो इनको छेड़ ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन्स को, इनको न्यूक्लियस ने बहुत फोर्स लगा रखा है, नहीं निकाल सकते। यही रीजन है कि हम टेबल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते, अगर कैसे भी इसको एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन्स इसके निकालें, आपने एनर्जी दी और एनर्जी और एनर्जी दी, अरे बेचारी जल जाएगी टेबल। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या वो पॉइंट जिसपे बर्न हो जाए, इग्निशन टेम्परेचर वो आ जाएगा उससे पहले, एनर्जी मिलने से पहले। आपने कहा कि सर प्लास्टिक में करंट फ्लो करवा सकते हैं, आप तो कहते हैं ना एनर्जी दो बाहर निकालो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, हाँ है पॉसिबल है, लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा आप एनर्जी दोगे तो ऐसा ना हो कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग या इग्निशन टेम्परेचर आ जाए और वो मेटल जल जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर आएंगे, तो कभी बाहर ही नहीं आ सकते, समझ रहे हैं ना आप लोग। मेटल्स में ऐसा नहीं है, मेटल के तो सारे ऊपर की स्टेट में घूम रहे हैं, उनको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, मामूली 1 वोल्ट 2 वोल्ट मिली वोल्ट, उनको 2 मिली वोल्ट इतना सफिशियंट एनर्जी है कि वो भागना शुरू कर देंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाओ, चार्ज भागेंगे, करंट मिलेगा, पर इस पेन पे कोई पोटेंशियल लगाने का फर्क नहीं पड़ेगा, जो पोटेंशियल लगाऊंगा वो पोटेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बेचारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच ले, नहीं खींच पाएगा, समझ रहे हैं ना सभी। तो अब इनको कैसे एक्सप्लेन करें फॉर्मल तरीके से, बुक में ये कहा गया है कि सर एक काम करिए कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते, देखो वो तो यार अंदर ही भरे हुए हैं, एक्चुअली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते ना उनको एक बैंड में डाल दो, उनकी एनर्जी एक निर्धारित कर दो कि वो बोल दो कि वो वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, वीबी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है उनको बोल दो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स कंडक्शन बैंड में डाल दो, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप डिफरेंस नहीं है, आपको एनर्जी बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी, सारे इलेक्ट्रॉन कूदेंगे और यहाँ कूद करके आ जाएंगे, वो तो इनवाइट किया आपने थोड़ा सा पोटेंशियल लगा करके और उन्होंने भागना शुरू कर दिया, तो ये कंडक्टर्स का बैंड डायग्राम हो गया। मैंने कहा सेमीकंडक्टर्स का बैंड डायग्राम कैसा होगा, है ना, सेमीकंडक्टर्स का भी मैं समझाता हूं आपको, पहले इंसुलेटर्स का बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम समझाता हूं। बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू में ले रहा हूं, है ना, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू है। आप लोग ये भी सीखोगे कि बैंड कैसे बनते हैं, कैसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 2 या 3 लेक्चर मेरे इसमें ही जाएंगे, पूरे एनर्जी बैंड में ही जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स में केवल इस छोटे से बैंड डायग्राम में ही। इनके बीच में जो बैंड गैप है ना वो बहुत ज्यादा है, देखो कंडक्शन बैंड तो बेचारा खाली है इंसुलेटर का, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इस पेन में इलेक्ट्रॉन भरे हुए खूब सारे हैं, मना नहीं कर रहे, खूब हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, किस बैंड में है,
खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, आपने खूब सारी एनर्जी दी, बेचारे इलेक्ट्रॉन कूद करके आ ही नहीं सकते। अरे बहुत बड़ा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बैंड गैप है, नहीं दे पाओगे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और जब नहीं दे पाओगे तो ये उठ के यहां से कैसे भी इनको यहां ले आओ, यहां आते ही भागना शुरू कर देंगे, कंडक्टर्स हो जाएंगे, पर नहीं ला सकते ना, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आग लग जाएगी, ये समझ लो आप कि मतलब नहीं आ पाएंगे बाहर। तो ये इंसुलेटर का बैंड डायग्राम है, समझ में आ गया सभी को। इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। आप एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से उठा के कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा सकते, और ज्यादा एनर्जी देने की कोशिश करी तो वो आत्महत्या कर लेगा। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गई ये बात? ठीक है। और अच्छा, सेमीकंडक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बहुत कम गैप होता है इनके बीच में। ये सिलिकॉन के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझिए आप अभी तो, 1.2 या 0.72, सिलिकॉन के केस में होता है 1.21, जर्मेनियम के केस में होता है 0.78। अच्छा तो हाँ ये है, इसको एनर्जी दो कूद के बाहर आ जाएंगे, ये घुट रहे थे, दम घुट रहा था इनका नीचे, और इनको आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और अब ये मुक्त हो गए, और अब ये भागना शुरू कर देंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फ्री हो जाएंगे, और ये तो ओवरलैप कर रहा था कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी प्राप्त करने से फ्रीली मूव कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी मिलने से कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, करंट बहुत कम मिलेगा। और इंसुलेटर्स के केस में आप कितना भी दम लगा लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे, इसलिए हमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे हमने मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, समझ में आ गया सभी को? ठीक है। टाइम नहीं है, 45 पे होगा बैल। यहां लिख लेना नो बैंड गैप, साइड से लिख लेना इसको, नो बैंड गैप, स्मॉल बैंड गैप, और वहां तो बहुत लार्ज होता है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा वाला, ये कहां पे? अरे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अरे ये एनर्जी ई, ये एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये एनर्जी एनर्जी चल रहा है ना, एनर्जी। एक्चुअली देखो मैं बताऊं आपको बात क्या है, ये बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ई क्या है, ई लिख यहाँ क्यों लिख दिया। आप इसको पढ़ोगे वैसे ड्यूअल नेचर नाम के एक चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। एनर्जी है वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को 3 तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, हीटिंग और हथौड़े मारने से, ठीक है, हैमरिंग। आप अभी तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब इनफॉर्मली, फॉर्मली तो बताऊंगा, या आप ऐसे पोटेंशियल लगा दो, है ना, ऐसे समझिए। तो सोलर पैनल में तो वो हीटिंग हो रहा है, हथौड़े मारने का मतलब उसको फ्रिक्शन से एनर्जी दे रहे हैं, रब कर रहे हैं, है ना। और पोटेंशियल तो आप लगा देंगे जैसे तो वो है, एनर्जी देनी है तब वो बाहर निकलेंगे। अब एनर्जी फील्ड एमिशन है, वो आप अच्छे डिटेल में फॉर्मली तरीके से आगे पढ़ेंगे।
अच्छा मरकरी क्या है? कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है। मरकरी सुपर कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है, सुपर है, यानी कि वेरी हाई कंडक्टिविटी है, मतलब इससे बेस्ट कोई कंडक्टर अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। मरकरी से बेस्ट कोई भी दुनिया में धरती पे कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, लेकिन मरकरी को यूज नहीं कर सकते, हार्मफुल है और कॉस्टली भी है। तारों में कैसे फ्लो करवाएंगे, मरकरी को भरेंगे। तो मरकरी के बाद हम क्या करते हैं, चांदी उससे बड़ा है, वो महंगा पड़ेगा, कॉपर को लेके आते हैं। बेटा आप याद रखना, वैसे हम 10th में पढ़ाते हैं SCGA, और मरकरी ऊपर सबसे लिक्विड फॉर्म में है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। तो सिल्वर महंगा पड़ेगा, कॉपर को यूज करो, है ना, और गोल्ड और एल्यूमिनियम। मैं इनके वो सिंबल नहीं लिख रहा हूं। ये कंडक्टिविटी का वो है कर्व, या इसको ऐसे बना लें ऊपर की तरफ। सबसे ज्यादा इसकी है सिग्मा कंडक्टिविटी, पढ़ा होगा 10th में। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे ना 10th में कंडक्टिविटी को। अच्छा तो ऐसे लिख लो, कंडक्टिविटी ऐसे बढ़ रही है, सबसे ज्यादा ऊपर है कंडक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ, वो सिग्मा इक्वल टू 1/रो रजिस्टिविटी। तो 10th में पढ़ा था ना हम लोगों ने, रो रजिस्टिविटी, R = ρL/A। तो रो का उल्टा ही सिग्मा है, रो का उल्टा सिग्मा है, रो का उल्टा ही सिग्मा है, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी। इसको रब कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। बेटे सारी प्रॉब्लम ये है टाइम की, मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लगातार मिल जाए ना, तब जाके थोड़ा सही रहता है ना। वो प्रॉब्लम नहीं तो होता है, लेकिन इस बार ये है कि जल्दी सेशन शुरू कर दिया है तो फिर खिंच जाएगा कोर्स, अगर तरीके से पढ़े तो हम लोग, है ना। नहीं फिलहाल अब तो चेंज होगा, पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है तो फिर देखो क्या होता है। हाँ 7। अच्छा हम लोग मैं कल वाला टॉपिक को ये लिख लिया, बोला था ना कल मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला था मैंने आपको, वो और समझ लेते हैं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। रब कर दें, हो गया। क्वांटाइजेशन ही बोले सीधे, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक ही है चार्ज। बस ये कभी कभी 1 नंबर का पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, क्या है, इसको क्वांटाइजेशन बोल दो या एटोमिसिटी ऑफ चार्ज बोल दो, एटोमिसिटी, ये दो कुछ भी बोल सकते हैं। तो बस ऑल चार्जेस प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई। किसी भी बॉडी पर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो किसी की बॉडी में एक सेल हो सकता है, दो हो सकते हैं, एक कम है, दो कम हो सकते हैं, 1.5 सेल नहीं हो सकता किसी की बॉडी में।
है ना, या 10,525.5, पॉइंट का कोई झंझट नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ऐसे ही चार्ज की जो बेसिक यूनिट है ना वो स्मॉल ही है। जैसे अभी भिखारी को पैसे देंगे तो 10 रुपए बेसिक यूनिट मान लो, या 5 रुपए बेसिक यूनिट है, 1 रुपए दोगे तो बोला रही है चलते क्या, 1 रुपए दे रहे हो मुझे, तो जैसे बोलते हैं ना कि 5 रुपए बेसिक यूनिट है, उससे कम कुछ नहीं है, बस हाँ आप टॉफी ही खरीद सकते हो। तो ऐसे ही बेसिक यूनिट स्मॉल चार्ज की स्मॉल ही है, 1.6 10⁻19 से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। आधा ई कभी नहीं निकाल सकते, जैसे आधा प्रोटॉन पॉसिबल नहीं है, आधा न्यूट्रॉन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का आधा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बेल हो चुकी है, आप लोग क्लास में रहेंगे और इससे मैं कल से शुरू करूंगा, इस टॉपिक से पढ़ के आना इस टॉपिक को, है ना। एक एक करके जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो, और लाइव वाले बच्चे भी जा सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप बेटा पूछ लीजिए मुझे।